Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a potential difference, electric potential and potential difference, and after then we will discuss about Ohm's law. तो ये रिवीजन वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का, सेकंड रिवीजन वीडियो है. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था. आज हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है, लेट अस सपोज कि अगर कहीं पे भी एक चार्ज को प्लेस करते हैं ना, क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एक चार्ज को प्लेस करते हैं. लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड क्रिएट होता है. इसके अराउंड क्या होता है? एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल सा आइडिया लेते हैं कि एक इसके अराउंड एक स्पेस होता है जहां पे एक अनदर चार्ज पे क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है. तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. वेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी से इस फील्ड के किसी पॉइंट पे लाया जाता है. लेट अस सपोज इसको हमने उठा के कहाँ लाए, पॉइंट पी पे. जब इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पी तक मूव किया जाता है, क्या करा जाएगा, मूव किया जाएगा. तो मूव करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा. एंड दिस वर्क डन is known as electric potential. So electric potential may be defined as to move a unit positive charge. Electric potential difference may be defined as the work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside electric field. This work done is called as electric पोटेंशियल. मतलब इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, इट इज डिफाइंड एज द amount of work, it is defined as the amount of work to move a unit positive charge that is 1 coulomb, unit positive charge from infinity to a point inside the electric field. ठीक है. तो उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है. सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट अस सपोज कि W वर्क डन हुआ, लेट अस सपोज W हुआ टू मूव चार्ज Q नॉट. मतलब Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए लेट अस सपोज कितना वर्क डन करना पड़ा, W वर्क डन करना पड़ा. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट. क्या जाएगा, W बाय Q नॉट. एंड यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट में या जूल पर कूलम में मेजर करते हैं. क्लियर? तो इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस.
देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा, लेट अस सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाते हैं, कहाँ पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे ले जाते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी को जब मूव करेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन होगा, ये वर्क डन जो है इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। लेट अस सपोज क्यू चार्ज को मूव करते हैं ए टू बी, क्यू चार्ज को ए टू बी मूव करते हैं और इस ड्यूरेशन में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें? डब्ल्यू। देन देखो डब्ल्यू क्यू चार्ज को मूव करने में W वर्क करना पड़ा है, देन 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W by Q नॉट, एंड W by Q नॉट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसमें क्या होता है? इन्फिनिटी से लाया जाता है चार्ज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव जब करते हैं तो उस मोशन के ड्यूरेशन में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है ना? अगेन यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम क्या कहते हैं? जिसको भी जूल में मेजर करते हैं, या सॉरी इसको भी वोल्ट में मेजर करते हैं, या जूल पर कूलम में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। सुनो, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लेट अस सपोज वी हैव इलेक्ट्रिक सर्किट, लेट अस सपोज दिस इज अ एलिमेंट, या कोई भी बल्ब ले लेते हैं या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है यहाँ पे। लेट अस सपोज 3 वोल्ट इसमें अप्लाई करते हैं और इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना आई करंट फ्लो हो रहा है? लेट अस सपोज कि सर्किट को जैसे ऑन करते हैं, इस बैटरी से जो हमें करंट मिल रहा है वो कितना आई करंट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर ये जो कंडक्टर है या जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेचर, इसके डायमेंशन को चेंज ना करें, किसको? टेम्परेचर एंड डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स लेंथ, एरिया, ठीक है ना, उसका शेप एंड साइज, ये सारी चीजें फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। देन द अप्लाइड वोल्टेज V is directly proportional to current which is flowing through the conductor. तो इट मीन्स यहाँ पे V is proportional to I। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस हम जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल के कारण कंडक्टर में क्या होता है? करंट फ्लो होता है, और उस करंट एंड वोल्टेज में जो एक रिलेशन बताता है वो ओम्स लॉ देता है।
ओम्स लॉ क्या बताता है? वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक रिलेशन बताता है। रिलेशन के लिए भी एक कंडीशन है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर और उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर एंड डायमेंशन कांस्टेंट है तो अप्लाइड वोल्टेज में जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज, उसमें जितना करंट फ्लो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस यहां से अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो वोल्टेज को इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करने पे करंट डिक्रीज होगा। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे देन यहां पे कांस्टेंट आता है आर, एंड आर इज नोन एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर and dimension and nature of the conductor, dimension of conductor and nature of conductor। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है और आपके नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि किस नेचर का है कंडक्टर, उस पे डिपेंड करता है। क्लियर? रेजिस्टेंस, सो नाउ R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या जाएगा? V अपॉन I। और इसको जो मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, इसको ओम में मेजर किया जाता है। किस में मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, अगर हम वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं V वर्सेस I का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इट इज I एंड दिस इज V। अगर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां से एक ग्राफ जो है आपका क्या मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। अगर ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, V वर्सेस I का ग्राफ कैसे मिल रहा है? हमें स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो उस केसेस में वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर ग्राफ स्ट्रेट नहीं आ रहा है, कर्व्ड आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे वो कर्व हो जा रहा है, लेट अस सपोज यहाँ तक स्ट्रेट है और इसके बाद ग्राफ जो है आपका इस तरीके से कर्व्ड हो गया। किस तरीके से? इस तरीके से कर्व्ड हो गया। या ग्राफ यहाँ तक जाने के बाद ग्राफ जो है आपका इस तरीके से क्या हो गया? कर्व्ड हो गया। तो जहां पे ये ग्राफ कर्व होना स्टार्ट होगा उस पॉइंट से ओम्स का लॉ जो है वो वॉयलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे ओम्स का लॉ या ओम्स लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होगा। ओम्स लॉ कहां तक अप्लाई होगा? जब तक ग्राफ आपका कैसा है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप आपका रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज रेजिस्टेंस। सो नाउ लेट अस सपोज अगर हमारे पास बहुत सारे ग्राफ है अलग अलग कंडक्टर के लिए, लेट अस सपोज ये A का ग्राफ है, ये B का ग्राफ है और ये C का ग्राफ है, A B C। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। V एंड I क्या है? V एंड I। अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस I है और किसका रेजिस्टेंस लो है। तो ये जो स्लोप है, स्लोप मींस इंक्लिनेशन बिटवीन इंक्लिनेशन विद द करंट एक्सिस। ये इंक्लिनेशन जितना लो होगा रेजिस्टेंस लो होगा, मतलब स्लोप लो होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, स्लोप हाई होगा तो आपका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो इन तीनों ग्राफ में अगर देखेंगे A B और C में, A B और C में, तो यहाँ पे A का इंक्लिनेशन बहुत कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, एंड C का इंक्लिनेशन जो है A एंड B के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में C का रेजिस्टेंस हाई होगा एंड A का रेजिस्टेंस लेस होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज होगा R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है ना, तो R1 सबसे लेस होगा एंड R3 सबसे लो होगा। चलिए, अगर ग्राफ आपका इस तरीके से आता है, जस्ट एक्सिस को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। यहाँ पे करंट एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है। अगर इसी को हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। लेट अस सपोज ये आपका V है और ये आपका क्या है? I है। दिस इज V एंड दिस इज I। करंट एक्सिस एंड वोल्टेज एक्सिस को हमने चेंज कर लिया। ग्राफ हमें अगेन क्या होगा? स्ट्रेट मिलेगा। और यहाँ पे जो लाइन है, लाइन का जो स्लोप है इस ग्राफ में VI मतलब IV ग्राफ में जो आपका स्लोप है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा 1/r रेजिस्टेंस को, 1/r को। किसको? 1/r को। इट मीन्स अगर स्लोप हाई है रेजिस्टेंस लो होगा, स्लोप अगर लो है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा।
सो नाउ अगेन लेट अस सपोज ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, तो इन तीनों में आपको बताना है हाई रेजिस्टेंस किसका होगा और लो रेजिस्टेंस किसका होगा। तो इस केस में अगर ऑब्जर्व करें तो अगर स्लोप हाई है तो रेजिस्टेंस लो होगा, अगर स्लोप लो है तो रेजिस्टेंस हाई होगा इस ग्राफ में। और अगर V और I का ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ है, तो स्लोप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, उसका अपोजिट होता है। सो नाउ इसका R1 का इंक्लिनेशन या स्लोप लेस है तो इसका मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। देखिए R3 का इंक्लिनेशन या स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो नाउ आई होप ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।